चलो आज हम लोग कुछ इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट्स है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, मुद्रास्फीति, इसको हम हिंदी में बोलते हैं मुद्रास्फीति, जिसमें क्या होता है कीमत बढ़ जाते हैं। इंक्रीज इन जनरल प्राइस, जो सामान्य जो कीमत स्तर होता है ना, जनरल प्राइस लेवल, उसमें वृद्धि हो जाना, इसको ही हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। इन्फ्लेशन मतलब एक तरह से महंगाई हो गया। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई होता है, जिसमें आपके जो है मुद्रा का जो मूल्य है, करेंसीज की जो वैल्यू है वो गिर जाएगी और कीमतें जो है क्या है बढ़ जाएगा। तो देखो इन्फ्लेशन जो होता है ना वो कुछ हद तक तो सही भी रहता है, लेकिन यदि इन्फ्लेशन हाई हो जाए, अनियंत्रित हो जाए, तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसका इफेक्ट जो है सीधे लोगों पर आता है, ताकि लोगों का जो है स्तर और ज़्यादा गिरता है और देश की जो है ग्रोथ बिल्कुल ही रुक जाती है। तो इन्फ्लेशन कुछ नियंत्रित हो तो ठीक है, मार्केट में कुछ इन्फ्लेशन होना ज़रूरी है। यदि इन्फ्लेशन नहीं होगी तो फिर देश की जो है ग्रोथ वो उस पर भी इफेक्ट आएगा। लेकिन जब ज़्यादा ना हो, एक स्तर से ज़्यादा ना हो इन्फ्लेशन, ताकि लोगों की परचेजिंग पावर जो है बिल्कुल ही डाउन हो जाए, जिससे आपकी आपके कंट्रीज़ की जो है स्थिति ज़्यादा खराब हो जाए। तो इसलिए इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई होता है। इट इज़ अ सस्टेन्ड इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल एंड ओवर अ पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। एक निश्चित समय में एक सामान्य कीमत स्तर में जो वृद्धि होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन हिंदी में मुद्रास्फीति बोलते हैं, मतलब महंगाई। अब आ गया डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होता है? अब देखो इन्फ्लेशन का ही उल्टा क्या अपोजिट क्या है, डिफ्लेशन है। डिफ्लेशन इज फॉल इन द जनरल प्राइस लेवल ओवर अ पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। इट इज अपोजिट टू इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन का ही अपोजिट है। इसमें क्या होता है, कीमत बढ़ जाता है। इसमें क्या होते हैं, जनरल प्राइस लेवल जो है, सामान्य कीमत स्तर जो है क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, जिसमें है तो इससे इसका इफेक्ट भी आता है। यदि मान लो डिफ्लेशन है, मार्केट में ज़्यादा डिफ्लेशन है, तो क्या होगा, बहुत सारे कंपनी जो है, उद्योग है, उस पर इफेक्ट आएगी। उद्योग पे इफेक्ट आएगा तो लोगों में बेरोजगारी बढ़ेगी, जिससे देश की आर्थिक स्थिति जो है खराब हो जाएंगे। तो इन्फ्लेशन मतलब कीमत में गिरावट, मुद्रा संकुचन। अब अगला है हमारा रिसेशन। रिसेशन का भी मतलब होता है मंदी। रिसेशन मतलब मंदी की अवस्था है, जिससे वस्तुओं की पूर्ति की तुलना में सप्लाई जो है डिमांड से अत्यधिक हो। रिसेशन साइकिल कैरेक्टराइज्ड बाय अ मोडेस्ट डाउन टर्न इन द लेवल ऑफ इकोनॉमी एक्टिविटीज मीन फॉल ऑफ डिमांड है। मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो पर डिमांड क्या हो जाना, घट जाना, इसको हम क्या बोलते हैं, रिसेशन। अब मान लो सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, तो इससे डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ेगा, जीडीपी पे पड़ेगा। मैंने जीडीपी के बारे में बताया था। मान लो कंपनी ने प्रोडक्शन कर लिया 10 यूनिट का, और 10 यूनिट में से उसका 2 यूनिट 3 यूनिट बिक रहे हैं, तो जितना कम डिमांड होगा, जितना कम सेलिंग होगा, उतने कम प्रोडक्शन होंगे। जितने कम प्रोडक्शन होंगे तो जीडीपी उतना क्या हो जाएगा, घटता चला जाएगा। तो रिसेशन का मतलब ये मंदी की अवस्था होती है, जिसमें लोगों की क्रय शक्ति जो है कम हो जाते हैं, सप्लाई ज़्यादा रहती है लेकिन डिमांड कम होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिसेशन। अब अगला है हमारा डिवैल्यूएशन। अब डिवैल्यूएशन इट इज़ द रिडक्शन इन द ऑफिशियल रेट ऑफ अ करेंसी इन टर्म्स ऑफ अ फॉरेन करेंसी। फॉरेन का विदेशी मुद्रा के तुलना में अपने देश की मुद्रा में गिरावट, कमी कर देने को हम क्या बोलते हैं, डिवैल्यूएशन बोलते हैं। कभी कभी जो है डिवैल्यूएशन किया जाता है। डिवैल्यूएशन इसलिए किया जाता है एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, निर्यात बढ़ाने के लिए बीच बीच में डिवैल्यूएशन किया जाता है। जैसे इंडियन रुपीज़ को 3 बार डिवैल्यूएशन अभी तक किया गया है, 1949 में, 1966 में, 1991 में। तो डिवैल्यूएशन जो है ऑटोमेटिक नहीं होती है, डिवैल्यूएशन करना पड़ता है। देश की जो गवर्नमेंट है, आरबीआई है, उसके द्वारा क्या किया जाता है, उस देश की करेंसी की वैल्यू फॉरेन करेंसी की अपेक्षा क्या कर दी जाती है, कम कर दी जाती है, ताकि इससे एक्सपोर्ट बढ़े। तो ये डिवैल्यूएशन हो गया। डंपिंग। डंपिंग क्या होता है? इट मीन्स सेलिंग गुड्स इन अ इंटरनेशनल मार्केट एट अ प्राइस विच इज लोअर देन दैट इन डोमेस्टिक और होम मार्केट। यानी होम मार्केट से, डोमेस्टिक मार्केट से सस्ते में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने सामान को बेचने को हम क्या बोलते हैं, डंपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डंपिंग। कभी कभार ऐसे करते हैं
जो अपने मान लो कोई सामान हमारे देश में बना, हमारे देश में तैयार हुआ है, यहाँ वो सामान हमारे देश में 5 रुपये में मिल रहा है, तो हमारे करेंसी की अपेक्षा यही सामान दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में मान लो 4 रुपये 3 रुपये यानी इससे कम पे जो बेचेगा उसको हम क्या बोलते हैं, डंपिंग बोलते हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट को, अंतर्राष्ट्रीय बाजार को अपने ओर आकर्षित करना और अपने देश को मतलब ग्रोथ करने के लिए क्या किया जाता है, डंपिंग कर दिया जाता है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट जो है हमारे तरफ आकर्षित होंगे, जिससे हमारा जीडीपी, नेशनल इनकम ग्रोथ होगा। इसको हम बोलते हैं डंपिंग। दूसरा बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखो, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंट्रीज पेमेंट एंड रिसिप्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज ड्यूरिंग अ ईयर। एक वर्ष के दौरान पेमेंट और रिसिप्ट के बीच के अंतर को हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। एक वर्ष के दौरान अन्य देशों के साथ, अदर कंट्रीज के साथ जो हमारा पेमेंट और रिसिप्ट है उनके बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। इसमें आपके विजुअल और इनविजुअल दोनों ही इसमें शामिल हो जाते हैं। इसमें जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट नॉट ओनली इंक्लूड्स विजुअल एक्सपोर्ट ऑल्सो इनविजिबल ट्रेड। इसमें विजुअल और इनविजिबल दोनों ही जो है इसमें इंक्लूड होता है, जैसे लाइक शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म, यानी सर्विस सेक्टर जो है, सर्विस सेक्टर के जो है वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। अब जैसे ये सब तो हम इनविजिबल है, जैसे इंश्योरेंस हो गया, टूरिज्म हो गया, बैंकिंग हो गया, सर्विस सेक्टर, सेवा सेक्टर जो है वो क्या है, सेवा क्षेत्र, ये क्या है, इनविजिबल में आते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देता, इंटेंजिबल है। तो ये जो है टेंजिबल, इंटेंजिबल, विजुअल, इनविजुअल दोनों पेमेंट और रिसिप्ट के बीच को अंतर को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। इट रेफर्स टू द बैलेंस ऑफ ट्रेड है, इट रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यू ऑफ कंट्रीज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच के जो अंतर है इसके रिलेशन को, इसके संबंध को बताता है क्या, बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब इसमें क्या होता है, बस विजुअल ही शामिल होते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड रेफर्स टू द टोटल कंट्रीज एक्सपोर्ट commodities and total value of import commodities. Thus balance of trade include only visible trade, सिर्फ visible trade ही इसमें include होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड में। एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के ही पार्ट है, जिसमें आपके विजुअल ट्रेड जो है इसके अंदर विजुअल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ही इसमें शामिल किया जाता है। ये हमारा है बैलेंस ऑफ ट्रेड। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ देखो, अब नेक्स्ट है हमारा ब्लू चिप। ब्लू चिप, इट इज द मोस्ट रिलायबल इंडस्ट्रियल शेयर्स ऑन अ स्टॉक exchange. It is concerned with such equity shares whose purchase is extremely safe. It is a safe investment. वे कंपनियां जो अपने क्षेत्र में काफ़ी समय से काम कर रही है, जिसमें लोगों को ज़्यादा विश्वास है, ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करना जो है इसमें क्या होता है, बिल्कुल सेफ रहता है। वे कंपनियां जो अपने क्षेत्र में काफ़ी समय से काम कर रही है तथा अपने क्षेत्र की शीर्ष जो टॉप 3 में शामिल हो, उसे हम क्या कहते हैं, ब्लू चिप कंपनीज कहते हैं, जिसमें लोगों के ज़्यादा उस कंपनीज पर ज़्यादा विश्वास होते हैं और उसमें ज़्यादा सेफ रहता है, इसलिए उसके शेयर्स जो है ज़्यादा मतलब इशूड होते ही उसके शेयर्स क्या हो जाते हैं, तुरंत परचेज कर लिए जाते हैं लोगों के द्वारा। इसमें कोई भी रिस्क नहीं होता, इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी रिस्क। ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्ट करने में कोई भी, ये टॉप कंपनीज होती हैं, टॉप 3 किसी भी क्षेत्र का, किसी भी एरिया का टॉप 3 कंपनीज हैं। तो इनमें तो ऐसे कंपनियां जिसमें आपको जो है जिनमें लोग को ज़्यादा विश्वास होते हैं और उसमें पूरा 100% गारंटी रहती है, उसमें कोई रिस्क नहीं होता है। ठीक है, ये हमारा होता है ब्लू चिप कंपनियां। अब एक है गिल्ट फंड। गिल्ट फंड क्या होता है, गिल्ट फंड के बारे में जानते हैं कि गिल्ट फंड क्या होते हैं। गिल्ट फंड ऐसा फंड जिनके माध्यम से सरकारी सिक्योरिटी में निवेश किया जाता है, गिल्ड फंड कहलाते हैं।
ऐसा फंड जिसके माध्यम से सरकारी सिक्योरिटी में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, गिल्ट फंड कहते हैं। सरकारी कंपनियों में किया जाने वाले जो निवेश होते हैं वो ज़्यादा बेहतर होता है, उसमें सुरक्षित, ज़्यादा बेहतर वो सुरक्षित माना जाता है। यदि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें सिक्योरिटीज़ रहती है, वो ज़्यादा बेहतर होता है और सिक्योरिटीज़ रहते हैं। तो गिल्ड फंड वैसे ही उसे कहते हैं, ऐसे फंड जिनके माध्यम से सरकारी सिक्योरिटी में निवेश किया जाता है गिल्ड फंड कहलाते हैं। सरकारी कंपनियों में किया जाने वाला निवेश ज़्यादा बेहतर और सुरक्षित माना जाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना सही रहता है। ठीक है, इसको ही हम बोलते हैं गिल्ट फंड। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करने को हम क्या बोलते हैं, गिल्ट फंड कहते हैं। सीधे सीधे समझो कि ऐसे फंड जिनके माध्यम से सरकारी सिक्योरिटी में निवेश किया जाता हो। ठीक है, ये गिल्ट फंड कहलाते हैं। अगला है हमारा स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन होते हैं यह अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति है जिसमें इन्फ्लेशन के साथ साथ जो है मार्केट में मंदी भी हो, मंदी की स्थिति हो। इन्फ्लेशन के साथ साथ महंगाई भी एकदम चरम सीमा पे हो, और तो महंगाई जब चरम सीमा पे होगा तो मंदी तो होगी बाजार में मंदी होगा, तो इसी अवस्था को हम क्या बोलते हैं, स्टैग इन्फ्लेशन बोलते हैं, जिसमें इन्फ्लेशन के साथ साथ मंदी की स्थिति होती है। इसको हम बोलते हैं स्टैग इन्फ्लेशन। अब नेक्स्ट है टैरिफ। टैरिफ एक कर है, एक टैक्स है जो किसी देश द्वारा आयातों पर लगाए गए कर को ही टैरिफ कहा जाता है। इंपोर्ट पर जो टैक्स लगते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टैरिफ कहते हैं। मार्केट्स, बायर मार्केट से मतलब, इसके मतलब होता है जब किसी वस्तु की मांग कम, डिमांड इसमें क्या होते हैं, कम होते हैं, और पूर्ति ज़्यादा होता है। डिमांड कम होते हैं, सप्लाई क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, जो विक्रेता की तुलना में क्रेता बेहतर स्थिति में होता है। क्रेता जब मान लो जैसे ही डिमांड कम होगा और सप्लाई बढ़ जाएगा तो प्राइस लेवल जो है डाउन होता है। ये जो है कि इसका सप्लाई का लॉ ऑफ सप्लाई है, जैसे लॉ ऑफ डिमांड है वैसे ही लॉ ऑफ सप्लाई है। यदि पूर्ति बढ़ जाएगी और मांग कम रहेगा तो कीमत में क्या आएगी, गिरावट आएगी। सप्लाई बढ़ जाएगी और डिमांड कम रहेगा तो क्या होगा, आपके कीमत में कमी आएगी, जिससे विक्रेता की तुलना में क्रेता बेहतर स्थिति में होगा। ऐसे ही बाजार को हम क्रेता बाजार कहते हैं, जिसमें विक्रेता की तुलना में क्रेता की अच्छी स्थिति हो, बेहतर स्थिति हो, उसको ही हम क्या कहते हैं, बायर मार्केट्स कहते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर कुछ नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगा। अभी ये पॉइंट्स ही ग्लोसरी बता रहा हूँ और आगे जो है चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज करवाऊँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।